के सह अस्तित्व के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन जागरण का महत्व होता है। आज जब हम विकास की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को भी पुनः परिभाषित करें। हमारे जंगल, हमारे वन्य प्राणी, विशेषकर हाथी जैसे बुद्धिमान और संवेदनशील जीव केवल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और करुणा का प्रतीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों आवश्यक है? सह अस्तित्व का मार्ग केवल योजनाओं या दस्तावेजों से नहीं बनता, यह बनता है राजनीतिक संकल्प और मानवीय दृष्टिकोण से। राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसे पॉलिटिकल विल पावर कहते हैं, यह एक ऊर्जा है जो किसी भी नीति को जमीन तक के पहुंचा देती है, यानी धरातल में, फील्ड में परिलक्षित करा देती है। जब किसी राष्ट्र या राज्य की राजनीति यह निश्चय कर ले कि प्रकृति और प्रगति दोनों साथ साथ चलेंगी, तो फिर हर विभाग, हर ग्राम, हर नागरिकों का दिल उसी दशा में प्रयत्नशील हो जाता है। यह अटल सत्य है। इस इच्छा शक्ति के बिना योजनाएं केवल कागज पर नहीं रह पाती, बल्कि वह जीवंत हो जाती है। और जंगल, जो कभी जीवन का केंद्र थे, वे संघर्ष का क्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को उसका जीवंत केंद्र बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। अब सोचिए कि अंचल वासियों से संवाद की प्रक्रिया कैसे करें। किस प्रकार जनप्रतिनिधि अपने जनता से जुड़ करके सत्य बात को उन्हें समझाए। सह अस्तित्व कोई आदेश नहीं है, यह हृदय से समझी गई अनुभूति है। इसलिए हमारी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो हर दिन हर दिल तक पहुँचे। हम सभी को, खासकर जनप्रतिनिधियों को, जन जागरण को केवल कार्यक्रम न बना करके एक भावनात्मक संवाद में भी बदलना आज की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं, विद्यालयों, वन समितियों और युवाओं को इस अभियान से जोड़ करके हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को यह महसूस कराना होगा कि हाथी का जीवन भी उनके जीवन से जुड़ा है। जैसे खेतों में अनाज उगता है, वैसे ही जंगल में जीवन फलता फूलता है और इसके उपभोग करता होते हैं वन्य प्राणी। जब अंचलवासी हाथी को शत्रु नहीं, मेहमान मानेंगे, तभी अस्तित्व संभव होगा, तभी सह अस्तित्व संभव होगा। संदेश हर दिल तक पहुंचाने की रणनीति के बारे में हम विचारण करें तो पहला आता है दृश्य संवाद। छोटे छोटे वीडियो, चित्र, दीवार लेखन और स्थानीय भाषा में संदेश का प्रसारण
नियमित करते रहें। दूसरा है भावनात्मक कहानियाँ, जहाँ हाथी, बाघ या अन्य जीवों को धरती के प्राणी परिवार के रूप में प्रस्तुत किए जाए, ऐसी भावनात्मक कहानियाँ क्षेत्र में बहना चाहिए। तीसरा है सामूहिक प्रतिज्ञा। हर पंचायत में, हर कार्यालय में सह अस्तित्व का संकल्प दिवस मनाना अनिवार्य रहता है। चौथा इसमें आता है रणनीति में जनप्रतिनिधियों का रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। जब नेता स्वयं प्रकृति के मित्र बनते हैं तो जनता अपने आप उनका अनुसरण करती है। यह अटल सत्य है। सह अस्तित्व की दिशा में हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए? हमारा लक्ष्य केवल टकराव कम करना नहीं, बल्कि विश्व को यह दिखाना है कि भारत में छत्तीसगढ़ विकास और दया के साथ साथ पोषित करने वाला राज्य है। हम तकनीक को कैसे उपयोग करें? जैसे वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और पर्यावरणविदों की सलाह को गंभीरता से लें। अंडरपास, ओवरपास, ट्रैकिंग सिस्टम और जितने भी विज्ञान के नवाचार गतिविधियों हैं, उसको हमारे परंपरागत ज्ञान से संगम बनाते हुए उसको दिशा देना होगा। हम ग्राम्य जीवन में पर्यावरण शिक्षा को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यही वह शिक्षा है जिससे कि हम अछूते रह जाते हैं। और इस शिक्षा की ज़रूरत वहाँ अत्यंत ज़रूरी है जहाँ की अंचलवासी हमारे वन्य जीवों के साथ में जंगलों के समीपस्थ क्षेत्रों में निवास रहते हैं, और हम हर नीति में मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य का मूल भाव की कल्पना करते हैं। प्रिय साथियों, सहअस्तित्व कोई परियोजना नहीं है, यह सभ्यता का संस्कार है। जिस दिन हमारी राजनीति में करुणा और हमारे समाज में संवेदना जागृत होगी, उस दिन न तो हाथी डरेगा, न ही किसान डरेगा। वन भी मुस्कुराएगा, धरती भी धन्य होगी। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ बनाएं, या यूं कहें कि ऐसा भारत बनाएं जहाँ प्रकृति, प्रगति और प्रेम तीनों एक साथ सांस लें। यह पुनीत कार्य को हम ध्यान, योग, तकनीकियों के सह अस्तित्व के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन जागरण का महत्व होता है।